नमस्कार बच्चों। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। संपूर्ण संविधान में 395 आर्टिकल हैं, जिसमें से अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की बात करता है। अर्थात अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि आर्टिकल 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। मैंने अनुच्छेद 52 की बात करी, 53 की बात करी, और 74 की चर्चा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम जनमानस में यह बात प्रसिद्ध है, मानी जाती है, और हम लोग कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, एक मोहर है। यह बात को सिद्ध करता है आर्टिकल 74। पुनः ध्यान दें मेरी कही हुई बातों पर कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, और अनुच्छेद 74 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। सलाह से करेगा। गौर करें इस शब्द पर। मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण शक्ति आप में निहित है इस कोचिंग व्यवस्था को चलाने के लिए। उसके साथ साथ कहूं कि आप अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मेरी सलाह से करेंगे। अब आप समस्त शक्तियां निहित होते हुए मात्र क्या हैं? मात्र आप रबर स्टाम्प हैं, आप एक मोहर हैं। इसी कारण एक और कथन है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। स्पष्ट हो रहा होगा कि अनुच्छेद 74 किस प्रकार से इस बात को बार बार स्पष्ट करता है कि नाम मात्र की शक्तियां, अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जबकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री में निहित है। महत्वपूर्ण तीनों आर्टिकल। अब हम बात करें अगर आर्टिकल 54 की, तो यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं की जाती। राष्ट्रपति के लिए जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनती है संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य। इसी प्रकार राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह तात्पर्य है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यदि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है तो अगला प्रश्न बनता है कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं और कौन सम्मिलित नहीं होते हैं। ध्यान देंगे, शब्दों का खेल है। राष्ट्रपति से संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, आईएएस, पीसीएस से लेकर, अर्थात कहने का मकसद जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर हम बात करते हैं लेखपाल
कांस्टेबल, दरोगा। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट पे बनते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परंतु जब हम अवधारणाओं की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तब हमें शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होगा। नंबर 1, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात संसद के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यहां यह स्पष्ट हो रहा निर्वाचित शब्द को प्रयोग करने से, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, अर्थात ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसलिए हमने यहां पर जो शब्द यूज किया है वो निर्वाचित। नंबर 2, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात यहां पर हमने विधान परिषद नाम नहीं लिया है। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर निर्वाचित शब्द आया, अर्थात विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। इसी प्रकार तीसरे पायदान पर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, परंतु वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, अर्थात दिल्ली व पांडिचेरी। इस प्रकार से यह निर्वाचित सदस्य शब्द का यूज स्पष्ट करता है कि मनोनीत भाग नहीं लेंगे। विधानसभा स्पष्ट करता है कि विधान परिषद भाग नहीं लेंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभाएं हैं वे भाग लेंगे। इस प्रकार जो बना हुआ निर्वाचक मंडल होता है वह अनुच्छेद 55 के तहत कौन सी रीति है, कौन सा तरीका है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। यह निर्वाचक मंडल जो है वह अप्रत्यक्ष तरीके से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। विशेष रीति है राष्ट्रपति के चुनाव की। यह संपूर्ण तरीका है राष्ट्रपति के चुनाव का। यहां पर हम बात करते हैं कि कम से कम 50% + 1 लोगों का वोट जिसको मिलेगा वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। बड़ी आम सी अवधारणा आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव की अगर हम बात करें, क्या जो प्रधानमंत्री हैं हमारे संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या संपूर्ण जनता ने उन्हें वोट दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तो वोट देने ही नहीं गए और बहुमत से सरकार बनती है। बहुमत के तहत संपूर्ण भारत की बात करें तो 34%, 38%, जितना भी अधिक बहुमत जिस भी सरकार को मिला, पार्टी को मिला, उसने सरकार बनाई और जो प्रधानमंत्री बना वो पूरे देश का बना। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर कर रहा है, क्या उसको संपूर्ण जनता ने चुना? नहीं, कुछ लोग के द्वारा चुनकर बन गया। अर्थात ऐसा ना हो जो राष्ट्र का प्रमुख है, जिसके आधार पर हम भारत की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द की बात करते हैं, अर्थात जो हमारा प्रधान है वो अनुवांशिक नहीं है, चुना हुआ है, और उसके चुनाव में कम से कम 50% से एक अधिक अगर वोटिंग हुई है तो उसे हक है हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक बनने का। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। आर्टिकल 56 के तहत
टर्म की बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। 3 तरीके हैं राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। समझ सकते हैं, एक तो हमारा मौलिक अधिकार है संपूर्ण पद के संदर्भ में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें आर्मी और पुलिस से, कि मेरा मन, कि मेरा फंडामेंटल राइट से, कि मेरा मन है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, तो आप त्याग पत्र दे सकते हैं। नंबर 2, अचानक मृत्यु हो जाना, लाजमी है पद का खाली हो जाना, नियति है प्रकृति की, इसे कोई रोका नहीं जा सकता। और तीसरा मुद्दा है कि आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के लिए एक विशेष तरीका है उसको पद से हटाने के लिए, क्योंकि प्रथम नागरिक है, महत्वपूर्ण पद भारत का। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे महाभियोग कहते हैं, इंपीचमेंट। अर्थात एकमात्र कंडीशन है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा तभी उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इंपीचमेंट शब्द या महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए विशेष तौर से यूज किया जाता है। 2/3 विशेष बहुमत द्वारा संविधान के अतिक्रमण के संदर्भ में ही राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, उसके पद से उसको हटाया जाएगा। राष्ट्रपति के शब्द में 3 शब्द यूज किए जाते हैं। और शपथ की बात करें तो आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और उस शपथ में जो शब्द कहे गए हैं, आप डाउनलोड करें मेरे ऐप को, और बहुत विस्तृत रूप से राष्ट्रपति की चर्चा 1.5 घंटे की 4 क्लासों में होती है। बेहतर तरीके से हर बिंदु को आप समझ लेंगे। और ये मेरा दावा है कि वो 6 घंटे की क्लास के पश्चात कोई ऐसा प्रश्न आपके जहन में उठता ही नहीं है कि आप पूछ सकें हमसे। आप संपर्क करें मेरे फोन नंबर पे, व्हाट्सएप करें, डाउनलोड करें हमारे ऐप को, और फिर लाइव क्लास में आप हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। फिर कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक का सफर यूं ही बातों बातों में कट जाएगा कि किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, वो कौन से 3 शब्द हैं जो शपथ के तहत राष्ट्रपति अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य बिठाता है। उसके पश्चात संविधान के अतिक्रमण की जब बात होती है तो आप समझ जाएंगे कि संविधान का अतिक्रमण क्या है। पद से हटाना नहीं है कि आम तरह से पद से हटा दिया गया, संविधान के साथ अतिक्रमण। हम ये कभी नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा पद कोई यूं ही छोटी मोटी बात कर देगा और आप उस पर आरोप लगा के उसे पद से हटा देंगे, असंभव। अनुच्छेद 61 कहता है कि संविधान के अतिक्रमण के अंतर्गत महाभियोग की अभिक्रिया लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करते जब आर्टिकल 57 की, तो यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होगा या नहीं होगा, इस पर संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता कि पुनः राष्ट्रपति चुना नहीं जाएगा। ये रीति हो गई है कि हां दोबारा खड़ा नहीं होता है, परंतु अगर वो दोबारा उम्मीदवार के तौर पर आता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पुनः होगा। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहे, उसके पश्चात हुआ नहीं, परंतु संविधान में ऐसा कुछ लिखित नहीं है कि निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति के योग्यता के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित बात करता है। जब कभी मैं संविधान की बात करूं तो मैं ये बोलता रहूंगा कि नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो,
ये तो जरूरी है, अगर ना कहूं तब भी आप इस बात को समझेंगे। परंतु एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के तहत कहा जाता है कि वह भारत का मूल नागरिक हो, फिर शब्दों के साथ छेड़छाड़ करके आपका इम्तिहान लिया जाता है। मूल नागरिक हो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखा है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो। जो भी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम के तहत 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत हिंदुस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेगा वो भारत का नागरिक होगा और वे किसी भी पद की दावेदारी कर सकता है। इसलिए हमारे संविधान में यह नहीं लिखा है कि वे भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, वे भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप नागरिक हैं तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। हो सकता है आप इटली के रहने वाले हों, परंतु अपने भारत की नागरिकता अगर हासिल कर ली है तो हमारे यहां इकहरी नागरिकता है। इसके साथ ही साथ आपकी इटली की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब आप हिंदुस्तान के किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। नंबर 2, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। यह नहीं कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, याद रखेंगे, फिर प्रश्न इसी तरह से फंसाता है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, योग्यता होनी चाहिए। नंबर 3, मिनिमम आयु 35 वर्ष। प्रश्न आपसे पूछा जाता है अनेक एग्जाम में कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना राज्यपाल के लिए, ना मंत्री के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम कोई सीमा नहीं है, परंतु मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस प्रकार से योग्यताओं की बात होती है। और साथ ही साथ आर्टिकल 59 कहता है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद किस प्रकार से संसद ने परिभाषित किया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं होता और कौन सा लाभ का पद होता है, हम चर्चा करेंगे जरूर। फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें और हम लोग आगे बात करें। नमस्कार बच्चों।